नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी ज्योग्राफी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात किया था तापमान पर। इस क्लास में हम उससे आगे बात करेंगे। तापमान में आपने देखा था कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने अध्ययन किया था कि वो कौन कौन से कारक हैं जो तापमान को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं आज की क्लास में ऊष्मा का स्थानांतरण। क्या देखेंगे? ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण हम देखेंगे इस क्लास में। ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ हीट। चलिए, अब ऊष्मा जो है किस प्रकार स्थानांतरित होती है, उसके कितने प्रकार हैं, सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके हैं। ऊष्मा स्थानांतरण के कितने 3 तरीके आपको देखने को मिलते हैं। एक तो है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है आपका विकिरण। ये 3 रूपों में ऊष्मा का संचलन हो सकता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है ना। ये 3 तरीके हैं जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। अब चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आप लिखेंगे, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। होता कैसे है ये? जब एक कण अपनी ऊष्मा को दूसरे कण को दे दे, दूसरा कण किसी तीसरे कण को दे दे, चौथा पांचवें को, छठा सातवें को, 98वें को, और इस प्रकार अगर ये क्रिया आगे बढ़ जाए तो इसे कहते हैं चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। और सामान्य भाषा में ऐसे समझिए जैसे आप 4-5 लोग लाइन लगा के खड़े हैं और आपके पड़ोसी ने आपको एक धड़ दिया। आपने क्या किया? अपने बगल वाले को एक धड़ दिया और ऐसे धड़धड़ करते आगे तक मामला चला गया। तो इसको क्या कहेंगे? चालन कहेंगे। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है क्योंकि कण जो होते हैं वो एक दूसरे को ऊष्मा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो अगर ये इसमें ऊष्मा है तो ये दूसरे को ट्रांसफर करेगा, ये तीसरे को, चौथे को, ये पांचवें को। इस प्रकार जब ऊष्मा का वितरण होता है तो इसे चालन कहा जाता है और अंग्रेजी में कंडक्शन कहा जाता है। इसमें आगे आप लिखेंगे, इस क्रिया में कण अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। ठीक है ना। इसको मिटा दे रहा हूं अभी। तो इस क्रिया में कण अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, यानी कि कण नहीं जा रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके पड़ोसी ने आपको मारा और आपने बगल वाले को मारा, तो ऐसा नहीं कि वो हट के मार रहा है मुझे, अपने बगल से धड़ दिया, मैंने आगे वाले को बगल धड़ दिया, सीधे आगे नहीं गया मैं। यानी कि जो कण हैं वो अपने ही जगह पर हैं लेकिन हीट को आगे बढ़ा रहे हैं, ऊष्मा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? जो है चालन कहेंगे, कंडक्शन कहेंगे। ठीक है ना। तो इसमें माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि अगर माध्यम नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। आगे इसमें हम देखेंगे तो इसमें होता क्या है कि विस्थापन नहीं हो। एक चीज लिख लीजिए, इसमें कणों का विस्थापन नहीं होता है। इसमें कणों का विस्थापन नहीं होता है। इसमें कणों का विस्थापन नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये 3 बात अगर आप इसके बारे में याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है आपका संवहन। दूसरा क्या है आपका? संवहन। कंडक्शन कहा जाता है इसको, सॉरी कन्वेक्शन कहा जाता है।
संवहन में क्या होता है? द्रव के कण या गैस के कण, द्रव के कण या गैस के कण संचरित होकर के जब ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं तो इसे संवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे संवहन कहा जाता है। तो इसे संवहन कहा जाता है। ठीक है ना। चालन में क्या था कि कोई कण है वो अपने बगल वाले को ऊष्मा दे रहा है, वो उसको ऊष्मा दे रहा है। लेकिन संवहन में क्या होता है कि कोई गैस और जो है द्रव का कण वो क्या होता है, स्थानांतरण के द्वारा ऊष्मा आगे पहुंचाता है। ठीक है ना। तो ये जो स्थानांतरण है कैसे होता है? स्थानांतरण संवहनीय धाराओं के द्वारा होता है। संवहनीय धाराओं के द्वारा, संवहनीय धाराओं के द्वारा संवहनीय धाराओं के द्वारा क्या होता है? इसका स्थानांतरण होता है। तो ये हो गया आपका संवहन विधि से ऊष्मा का आगे बढ़ना। ठीक है ना। इसके बाद में आपका क्या है? संवहन हो गया, चालन हो गया, और उसके बाद में एक है आपका विकिरण। तीसरा है आपका विकिरण। विकिरण के द्वारा किस प्रकार ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? तो आप देखते हैं कि सूर्य है और सूर्य से जो पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है? विकिरण के द्वारा, कि संवहन के द्वारा, कि चालन के द्वारा। अब आप बताइए कि ये पृथ्वी का तल है और ये इसके बीच में वायुमंडल है और उसके बाद में ये अंतरिक्ष है और ये सूर्य है। ठीक है ना। इसको अलग अलग आप लिख लीजिए। पृथ्वी का ये तल है, ये है वायुमंडल जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ बंधा हुआ है, और ये है आपका अंतरिक्ष। क्योंकि जैसे ही आपका ये मंडल समाप्त होता है अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सूर्य का सूर्यातप है वो कहाँ प्राप्त होता है? यहाँ पर तल पर प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त होता है। यानी कि पृथ्वी के धरातल पर और वायुमंडल में सूर्यातप जो है प्राप्त होता है विकिरण के रूप में। किसके द्वारा? विकिरण के रूप में। मैं ये चित्र क्यों बनाया हूँ, समझाना वो क्या चाहता हूँ। अगर आप देखें तो वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में क्या है? वायु यानी कि गैसों की परत है। गैसों की परत यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर कण हैं, यानी कि यहाँ पर माध्यम है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोई माध्यम नहीं है। देयर इज नो मैटर, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर विकिरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती तो सूर्य का सूर्यातप हमें प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना। दूसरा बात लिखेंगे, विकिरण में स्थानांतरण
विकिरण में स्थानांतरण दो वस्तुओं के बीच बिना किसी माध्यम के हो जाता है। ठीक है ना, बिना किसी माध्यम के हो जाता है, यानी कि इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य कहाँ पर है, पृथ्वी कहाँ है, और क्या हो जाता है, सूर्य तत्व में प्राप्त होता रहता है। उसके बीच में अंतरिक्ष भी पड़ता है, लेकिन सूर्य की किरणें यहाँ तक आती हैं, और पृथ्वी के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य की किरणें ही हैं। ठीक है ना। तो आपने क्या देखा कि ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियाँ हैं, चालन, संवहन और विकिरण। और इन तीनों से सवाल भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इन तीनों से आपकी परीक्षाओं में सवाल भी कई बार पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे आपसे जाएंगे। ठीक है ना। विकिरण थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विकिरण से हमें सूर्यातप प्राप्त होता है, और सूर्यातप ही है जो पृथ्वी के संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए विकिरण से सवाल ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर देखेंगे विकिरण के बारे में कुछ। जो हमें सूर्य से विकिरण प्राप्त होता है, ठीक है ना, जो हमें सूर्य से विकिरण प्राप्त होता है, ये लघु तरंग दैर्ध्य का विकिरण होता है। ये लघु तरंग दैर्ध्य का विकिरण होता है, और ये जो हमारा पूरा वायुमंडल है, जो पूरा व्यवस्था है, वो क्या करता है कि लघु तरंग दैर्ध्य के विकिरणों को आने देता है, रोकता नहीं है। और जब ये विकिरण पृथ्वी के तल से टकराते हैं तो जाहिर सी बात है इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो यहाँ से भी विकिरण निकलता है, जिसको पार्थिव विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थिव विकिरण कहा जाता है। और ये विकिरण ही जो है पृथ्वी सहित उसके वायुमंडल के गर्म करने का काम करता है। अब ये पृथ्वी तल से फिर ये ऊपर की ओर जो है उठता है, पूरे इस वायुमंडल को गर्म करने के लिए। तो अब ये क्या बन जाता है? दीर्घ तरंग दैर्ध्य का विकिरण बन जाता है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य, दीर्घ तरंग दैर्ध्य का विकिरण बन जाता है। और ये जो विकिरण है ये वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाता है, वायुमंडल इसका इजाज़त नहीं देता है, और यही पूरे इस प्लेनेट के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इस पूरे प्लेनेट के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का जो तरीका है वो यही है कि लघु वेवलेंथ की जो भी रेडिएशन आती है उनको आने दिया जाता है एटमॉस्फेयर के द्वारा, और जो है दीर्घ तरंग दैर्ध्य की किरणें हैं उनके उन विकिरण को नहीं जाने दिया जाता है। इसी सिद्धांत पर पृथ्वी का पूरा ऊष्मा बजट काम करता है। अब एक टॉपिक है आपका ऊष्मा बजट, जिससे आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी ऊष्मा कहाँ कैसे प्राप्त होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने सवाल सुझाव को भी हमें ज़रूर बताइए। ये जो हमारा बैच चल रहा है ये यूपीएससी 2023 के प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके चलाया जा रहा है। इसका फ़ायदा जो हमारे साथी पीसीएस की तैयारी करते हैं वो ले सकते हैं, जो बिहार पीसीएस की तैयारी करते हैं वो ले सकते हैं, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करते हैं वो ले सकते हैं। तो जुड़िए और पढ़ाई करिए, कोई फीस नहीं लगता, कोई शुल्क नहीं लगता, केवल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और हमारे इंस्टाग्राम पेज को अगर आपको देखना है तो इंस्टाग्राम पे जाकर के ओनली यूपीएससी सर्च करिए, आपको हमारा पेज मिल जाएगा, वहाँ भी हमें फॉलो करिए। धन्यवाद।